जैन भाई, आइए शुरू करते हैं आपके डाउट। तो पहला डाउट इनविंसिबल फौजी का है कि कंपेयर डिफेंस फोर्सेस वर्सेस सिविल जॉब। ठीक है, टॉपिक जो है ना काफ़ी क्रिटिकल है, तो इसको डिटेल में कवर करने वाला है, बट आउटलाइन आपको दे सकता हूँ। जैसे आप किसी सिविल डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, और आप डिफेंस फोर्सेस में हैं, तो डिफेंस फोर्सेस में मेजरली जो लीव होता है, ठीक है, आपका रेस्ट का टाइम होता है, ये आपका वेलफेयर होता है, ठीक है। और वही सिविल जॉब में ये आपका राइट होता है, ठीक है। तो आप डिफेंस फोर्सेस में किसी ऐसी लोकेशन में आपको डिप्लॉय किया जा सकता है जहां आपके घर में कोई फंक्शन है, या आपको कहीं एग्ज़ाम देने जाना है, या कोई इमरजेंसी है, तो आपको उस समय छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आपको चार्ज देने के लिए कोई दूसरा बंदा नहीं होगा, तो आप छुट्टी नहीं जा सकते, या कुछ ऐसी इमरजेंसी प्रॉब्लम होगी, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होगी कि आप नहीं जा सकते, तो काफ़ी सारे फेस्टिवल में आप घर नहीं आ पाओगे, ठीक है। रेस्ट का टाइम आप ड्यूटी जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, फिर मन किया आपका कि नहीं थोड़ा चिल आउट कर लेते हैं, देन दैट थिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन डिफेंस फोर्सेस, बिकॉज वहाँ टाइम टू टाइम सारी चीज़ें फिक्स हैं। आपको इतने बजे खाना है क्योंकि उतने बजे मेस में खाना मिलेगा, ठीक है। आपको इतने बजे सोना है क्योंकि इतने बजे आपकी ड्यूटी आएगी, आपको ड्यूटी में जाना ही जाना है, ठीक है। तो ऐसा वहाँ ऑप्शन नहीं है। वही सिविल जॉब में जब आप आते हो तो आपके पास किसी भी तरह का, जैसे दोस्तों के साथ शाम को काम के बाद घूमने निकल गए, या चिल आउट करने निकल गए, रेस्ट कर लिया, लीव ले ली, ऐसे फ़ोन करके नॉर्मल लीव ले ली, या कुछ भी। उसके अलावा जो पैसे हैं ना, वो सिविल जॉब में ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, बिकॉज आपको रहने का, खाने का सारा एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपका वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पीयर प्रेशर में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। दोस्तों के साथ आप रहते हो तो थोड़ा इधर उधर खर्चे वर्चे करने पड़ते हैं, घर में भी काफ़ी सारे खर्चे करने पड़ते हैं। जब आप डिफेंस फोर्सेस में रहते हो तो आपका इतना खर्चा नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक प्लेस में मिल जाती हैं, और उसको गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है, तो आपकी सेविंग अच्छी खासी हो जाती है। प्लस जो छुट्टियां होती हैं, जब आप अपने घर में आते हो, 30 दिन की छुट्टी आते हो, 10 दिन के आते हो, 20 दिन के आते हो, 60 दिन के आते हो, तो उस समय आपको कोई फ़ोन करके परेशान नहीं करता। वही सिविल जॉब में अगर आप चले जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं कॉल आते ही रहते हैं कि सर ऐसी चीज़ हो गई वैसी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिफेंस फोर्सेज में। आपको डिफेंस फोर्सेज में काफ़ी सारा एक्सपोजर मिलता है, आपकी स्किल अच्छी खासी डेवलप होती है। सिविल जॉब में आप थोड़े कैजुअल हो जाते हो, ठीक है, तो उतने ज़्यादा फौजी अलग ही पता चलता है कि हाँ ये फौजी है। तो आई होप आपका ये डाउट है जो वो क्लियर हुआ होगा। इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो डीपली बनाऊंगा तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। सर हमारे पेंशन वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया आपने। भाई पेंशन वाला कौन सा क्वेश्चन? देखो, एक एनपीएस होता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो चल रहा है एनपीएस, जब यूपीएस लागू हो जाएगा, ठीक है, अगले साल से, तो उसकी बात कर लेंगे। अभी फ़िलहाल जो एनपीएस है उस पर बात करते हैं। तो आपका जो बेसिक पे होता है और प्लस जो डीए होता है, इन दोनों को ऐड करके इसका 10% जो होता है वो गवर्नमेंट काट के आपके एनपीएस अकाउंट में डालती है, ठीक है। उसके बाद इतना ही सेम पैसा जितना है वो गवर्नमेंट अपने पास से डालती है। ये आपका डिडक्शन ये गवर्नमेंट का अपने पास है। तो ये जब हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है तो ये आपके रिटायरमेंट के टाइम में एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाता है। तो 60-40 का रेशियो होता है कि आप जो है वो 60% विड्रॉ करना चाहते हैं और आप 40% की अपनी एन्युटी मतलब पेंशन बनवाना चाहते हैं, या ये रेशियो जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना निकालना है, कितने की एन्युटी बनानी है। तो इस तरह से फ़िलहाल अभी पेंशन का जो सिस्टम है वो मोटा मोटा यही चल रहा है। अभी यूपीएस जब आ जाएगा तो चीज़ें अलग हो जाएंगी, तब मैं और डीपली इस चीज़ को कवर कर दूंगा, ठीक है। आइए बात करते हैं डेपुटेशन। डेपुटेशन के रिगार्डिंग भाई एक वीडियो अच्छे से बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, एक डेपुटेशन की लिंक होगी वीडियो की, उसको क्लिक करना, बहुत डीपली कवर कर रखी है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियो बनाने की जरूरत है। एक बार देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सारी फोर्सेज में डेपुटेशन के रिगार्डिंग वो वीडियो इनफ है, ठीक है। कंफ्यूज बिटवीन सीआरपीएफ एंड बीएसएफ, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन बीएसएफएसआई वर्सेस सीआरपीएफएसआई विच इज़ बेटर। देखो भाई, बीएसएफ और सीआरपीएफ ये मान लो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ठीक है। इसका अलग काम है, इसका अलग काम है। इस पॉइंट को आपको काफ़ी डीपली मैं समझा पाऊंगा, ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ आउटलाइन आपको बता देता हूँ कि सीआरपीएफ जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी मेजर उसी को डील करती है, और बीएसएफ जो है वो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, ठीक है। बीएसएफ जो है बॉर्डर में खड़ी रहती है और वो कहीं ना कहीं आर्मी के पैटर्न पर वर्क करती है। अगर आपका कहीं ना कहीं आर्मी के लिए इंचेंटमेंट है तो आप बीएसएफ ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको वो फील ज़रूर मिलेगी। और वहीं सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ जो है उसका लिंक जो है वो पुलिस के थ्रू ज़्यादा है, ठीक है। वो पुलिस फोर्स ज़्यादा है, तो आपको पुलिस वाला फील चाहिए तो आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसके अलावा सीआरपीएफ में आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अंदर ही अंदर। बीएसएफ में भी आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कम नहीं है। अगर यहाँ यूएन फोर्सेस है, ठीक है, यूएन डिप्लॉयमेंट है, तो यहाँ कोबरा कमांडो फोर्स है, एसडीजी है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो बीएसएफ की सीआरपीएफ की जो मेजर डिप्लॉयमेंट होती है वो नक्सल एरियाज़ में हो जाती है, ठीक है, यहाँ जम्मू कश्मीर में होती है, ठीक है। इसके अलावा बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग, एयर विंग, वाटर विंग काफ़ी सारी हैं। तो
ना ये इसमें कम है ना ये इसमें कम है, वही बॉर्डर पिक्चर वाला डायलॉग, ना हम कम है ना तुम कम हो, हम हैं तुम हो, यही बात है। तो एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, तो उसमें कंपेयर करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है कि बीएसएफ कम है या सीआरपीएफ ज़्यादा है या सीआरपीएफ कम है बीएसएफ ज़्यादा है। आपको जब वो वीडियो आएगी तो आपको बहुत डीपली चीज़ें समझ में आएंगी, काफ़ी सारी इंटरनल चीज़ें जो है ना, जो आपको नहीं पता, वो सभी बताऊंगा, ठीक है। कोर्सेज दैट आर ऑफर्ड इन ऑल CAPFs एंड हाउ दे हेल्प इन करियर प्रोग्रेशन। भाई काफ़ी वैरायटी टाइप के क्वेश्चन, जो वैरायटी टाइप के कोर्सेज जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं CAPF में। जैसे PT कोर्स हो गया, कमांडो कोर्स हो गया, ड्रिल कोर्स हो गया, ठीक है, जो मेजर कोर्स है, PW कोर्स हो गया, वेपन का हो गया, स्नाइपर कोर्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका ड्रोन कोर्स हो गया, IT कोर्स हो गया, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स हो गया, मतलब वैरायटी टाइप के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। और आप उनको जब कर लेते हो तो फिर उसके रिगार्डिंग डेपुटेशन आता है कि भाई मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसने मानो IT कोर्स कर रखा है, और मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में IT फील्ड से रिलेटेड बंदा चाहिए जो कि इस काम को संभाल सके। उसकी जो कोर्स क्वालिफिकेशन में जो ग्रेडिंग होनी चाहिए वो फला ग्रेडिंग होनी चाहिए, उसका इतने साल की सर्विस होनी चाहिए, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या अबव होनी चाहिए, या उसने ग्रेजुएशन में अपना कंप्यूटर वगैरह से कुछ कर रखा हो। ऐसे काफ़ी टाइप के कोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे आते हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया को मैच कर जाते हो तो आप उस फोर्स से निकल के दूसरी फोर्स में डेपुटेशन में चले जाते हो, और वहाँ आपकी लाइफ थोड़ी और अच्छी हो जाती है। यहाँ भी लाइफ अच्छी है, वहाँ लाइफ और अच्छी हो जाती है, आपको नए तरह का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो दीज कोर्सेज हेल्प वेरी मच इन योर कैरियर प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग वीडियो ना डीपली लेके आऊँगा, ये तो आउटलाइन बता दी आपको, ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। 2024 CPO की वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी या नहीं होंगी, अच्छा ये जो है काफ़ी लोगों का डाउट है। तो भाई जैसे हम बात करें BSF की, ठीक है, तो BSF जो है वो म्यांमार बॉर्डर, अभी MHA ने उसको अथॉरिटी दे दी है BSF को कि आप जो है वो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड कीजिए जाके। तो अभी धीरे धीरे जो म्यांमार बॉर्डर में है वहाँ पर BSF का डिप्लॉयमेंट जो है वो शुरू हो गया है। न्यूज़ आई थी कि 45 नई बटालियन रेस करेंगे वहाँ पर। उसके अलावा जो है वो 4 नए फ्रंटियर बनाएंगे, ठीक है, 12 नए सेक्टर हेडक्वार्टर बनाएंगे, SHQ बनाएंगे। तो यहाँ भी मैन पावर की ज़रूरत है, यहाँ भी ज़रूरत है, और बॉर्डर पर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ही है। तो इसकी वजह से अभी इन्होंने बोला है कि हम 5 साल में जो है वो धीरे धीरे पूरा जो म्यांमार बॉर्डर है वो टेक ओवर कर लेंगे। तो अभी धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट हो रही है, तो मैन पावर जो है हमें चाहिए, लेकिन काफ़ी सारी मैन पावर इधर उधर लगी हुई है। बाकी जगह चैलेंजेस तो कम हुए नहीं हैं और बढ़े ही हैं, तो वहाँ पर भी मैन पावर डिप्लॉयड हो रखी है और ज़्यादा चाहिए, पर यहाँ और चाहिए। इसके लिए वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ करी जा रही हैं, और BSF की तरफ से अपनी जो नई वैकेंसी, अपडेटेड वैकेंसी हैं उस बॉर्डर के लिए वो बता दी गई हैं, ठीक है। बाकी CRPF की भी कुछ बटालियन नई रेस हो रही हैं, ठीक है, और CISF की भी कुछ शायद एक नोटिस वगैरह आया था, उसमें बताया गया है कि जो शायद 500 समथिंग कुछ नई वैकेंसी जो है वो ऐड ऑन होगी। तो हाँ, कहीं ना कहीं चल रहा है कि जो 2024 CPO की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ होंगी। बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनकी जो वैकेंसी हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अभी नोटिफाई करेंगे SSC को कि हमें इतनी इतनी वैकेंट सीट हैं, इनको आप इसी CPO एग्ज़ाम के थ्रू भर दीजिए या अगले CPO एग्ज़ाम के थ्रू भर दीजिए, अभी वो बताना रह गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रोसेस CPO का एग्ज़ाम का आगे बढ़ेगा, डिपार्टमेंट जो है नोटिफाई कर देंगे। जब नोटिफाई करेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, इसके रिगार्डिंग आप परेशान मत हो। उसके अलावा देखते हैं दूसरा डाउट कि CPO ट्रेनिंग टाइम में SSB देना अलाउ है। हाँ बिल्कुल अलाउ है, और आप जब ज्वाइनिंग करते हो ना डिपार्टमेंट को, तो आप ज्वाइनिंग के टाइम में आप NOC लेते हो, आप डिपार्टमेंट को नोटिफाई करते हो कि मैंने ये अपर ग्रेड पे का एग्ज़ाम भर रखा है, और इसकी जो रेस्पेक्टिव SSB डेट या एग्ज़ाम डेट इस टाइम पर हो सकती है। तो आपका जो डिपार्टमेंट है ना, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, वो आपको उसके लिए NOC प्रोवाइड कर देता है। तो जब आपको NOC मिल जाती है, तो जब आपकी डेट आती है SSB की, तो आप उसी NOC को दिखा के, जो कि ADG IG या जिस एकेडमी जो कमांडर होगा, ठीक है, ADG IG रैंक के ये ऑफिसर होते हैं, तो उनके थ्रू NOC अप्रूव होके आती है, वो आप दिखा के और आपकी लीव सेंक्शन हो जाती है। फिर आपको टाइम दिया जाता है कि इस डेट में आप जाओगे और इस डेट में आप वापस आ जाओगे। तो हाँ, आप SSB दे के आ सकते हो। SSB कॉन्फ्रेंस में आपसे BSF सर्विस के बारे में पूछा था क्या? मेरी ट्रेनिंग टाइम में एक SSB आई हुई थी, ठीक है, तो मैसूर लगी हुई थी, पर मैं रियल बताऊँ, मैं देने नहीं गया था। मतलब छुट्टी तो मैं ले ली थी, पर मैं घर गया था, ठीक है, मैं SSB देने नहीं गया था। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरा मन भर गया था SSB दे के, तो फिर मैं गया नहीं। CAPF AC और LDC दोनों एग्ज़ाम में कोई कैंडिडेट चाहे तो साथ में अपियर हो, बिल्कुल अपियर हो सकता है, और होते भी हैं बंदे, ठीक है, इसमें तो कोई नो डाउट है। ACD और LDC AC ये आप 4 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो, और इसको आपका 4 साल के बाद आपको CCS का रिजर्वेशन मिलने लगता है। आप ये भी दो और ये भी दो, कोई नहीं रोकता।
CPO 2025 की एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़, अभी समथिंग कुछ 2 के वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट करी गई हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। अब जैसे जैसे वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट नोटिफाई करते जाएंगे, वो जो है ना, जो हर एक बटालियन अपने अपने फ्रंटियर को बताती है कि मेरे इस बटालियन में इतने SI की जो है वैकेंट सीट्स हैं, इतने SI मुझे चाहिए। वो जो फ्रंटियर हैं वो फोर्स हेडक्वार्टर को बताते हैं, और फोर्स हेडक्वार्टर रिस्पेक्टिव SSC को बताते हैं कि भाई हमारे जो डिपार्टमेंट में इतनी इतनी वैकेंट सीट हैं, ठीक है। तो अभी जो है ये प्रोसेस जो है धीरे धीरे जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे आपको मैं और क्लियरली बताता जाऊँगा। CAPF LDC PST में ST कैटेगरी को बिल्कुल मिलता है। जो ACD, ठीक है, UPSC CAPF के थ्रू जो बंदा आता है ACD, तो उसको जो फिजिकल में रिलैक्सेशन मिलता है ना PT PST के टाइम में, वही सेम टू सेम रिलैक्सेशन LDC को भी मिलता है PT PST के टाइम में, इसमें कोई डाउट नहीं है। CPO में डिफरेंट प्लेसेस में पोस्टिंग में कितना RHA मिलता है एंड कैसे डिसाइड होती है भाई? रिस्क 1 हार्डशिप 1, ठीक है। तो मतलब ऐसे कोई एरिया जहाँ रिस्क सबसे ज़्यादा है, हार्डशिप सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो अभी अलाउंस है 21,625, ठीक है। और सबसे कम रिस्क और सबसे कम हार्डशिप जहाँ पर है वहाँ शायद 1200 समथिंग कुछ है, ठीक है। तो एक वो जो है वो टेबल है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है ऐसे करके, तो उसमें है कि R1 H1 यहाँ R2 H1 R3 H1 ऐसे करके, तो ये टेबल के अकॉर्डिंग जो है इसमें इतना RHA मिलेगा, इस एरिया में इतना, और एरिया जो है स्पेसिफिकली मतलब गवर्नमेंट ने सेपरेट कर रखे हैं। तो एक वीडियो इसके रिगार्डिंग बना दूंगा तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ले आऊँगा इसके रिगार्डिंग एक वीडियो, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। पोस्टिंग मेरे को कहाँ जुगाड़ करके जाना है जहाँ पैसा ज़्यादा मिले, और लोन वोन उठाएँ, घर बनवा लें, और उस जगह पर रहेंगे तो अच्छा खासा अपना लोन का अमाउंट जो है वो धीरे धीरे मतलब डाइल्यूट हो जाएगा, और तब तक अपना सेटलमेंट भी हो जाएगा। CPO मेंस 2024 एंड CPO प्री 2025 एस्पायरेंट्स के लिए टेलीग्राम गाइडेंस बैच बनाइए, पेड एंड पेड एज पर योर चॉइस, बिकॉज यू रियली गाइड वेल इन डेप्थ। भाई टेक ज्ञान, भाई अभी इतने सब्सक्राइबर है भी नहीं, ठीक है, वो उसके अलावा ड्यूटी भी देखनी है। तो हाँ, आई रियली गाइड वेल, वो तो मुझे पता है कि चीज़ों को डेप्थ में थोड़ा सा लेके जाता हूँ, और बट थोड़े और सब्सक्राइबर वगैरह आ जाएंगे और आप लोगों की थोड़ी और डिमांड आएगी ना, तब बनाया जाएगा ये चीज़। और वरना अभी बनाऊंगा तो फिर कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं आएंगे, फिर वो एक तरह से बर्डन हो जाएगा कि हाँ भाई ज़बरदस्ती वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो सोचेंगे इसके बारे में, बिल्कुल सोचेंगे, और अगर ठीक ठाक सब्सक्राइबर आ गए 5K समथिंग कुछ तो बनाएंगे। तो 2025 वही सेम बात भाई आपके लिए भी। तो हेलो सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, माई ड्रीम इज़ टू बिकम BSF SI, सर प्रॉब्लम इज़ दैट आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो कैन आई ऑप्ट, कैन एनी प्रॉब्लम इज़ फेसिंग इन। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा SI से डायरेक्ट एंट्री से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही मस्ट बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि व्हेन यू आर living in the company of your company commander and other deputy commandant and other officer, you are continuously talking to them, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों में झलकना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हो। उसके अलावा इतना डॉक्यूमेंटेशन होता है, एंड जो फर्स्ट स्क्रूटनी करता है डॉक्यूमेंट्स की वो आप ही होते हो। देन योर कंपनी कमांडर मस्ट बी लुकिंग एट यू कि हाँ राहुल जरा देखना ये ठीक है, राहुल ये मैसेज ठीक है, ये ठीक ठाक देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, राहुल ये मैसेज बना देना, राहुल डू दिस थिंग, या फलाना डू दिस थिंग। तो फिर उस समय आप ये नहीं बोल सकते कि सर आई एम नॉट दैट मच गुड इन इंग्लिश, तो मेरे से ये नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह अभी तो आपको महसूस नहीं होगा, उस जगह बेइज्जती हो जाती है, ठीक है। और जब आपके ट्रूप्स के सामने अगर आपको ऐसा बोला गया कि ये करो, आप खड़े हो जाओगे, आपका ट्रूप्स आपकी तरफ देखता है कि सर थोड़ा, क्योंकि वहाँ BSF के कांस्टेबल GD जाते हैं, वो इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं होते, देन दे विल बी लुकिंग एट यू कि सर इसको इंग्लिश में कैसे लिखें, इस मैसेज को थोड़ा बताइए, या सर ये चीज़ जो है ये रजिस्टर में ये चीज़ इंग्लिश में लिखनी है, तो प्लीज़ गाइड अस। देन यू कांट से कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो थोड़ा सा इसको बेहतर करके जाना बहुत ज़रूरी है, एक इंप्रेशन छोड़ता है। तो कोर्सेज वगैरह में या दूसरे अच्छी जगह पर आपको जाने का मौका मिलेगा, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है, कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो। तो ट्राई टू इस चीज़ को बढ़िया करने की कोशिश करो भाई, और क्या। तो सर मेंस के कितने दिनों बाद मेडिकल होता है भाई? 45 लगभग 45 डेज़ के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा मेंस के बाद, ठीक है, इसमें कोई नो डाउट। तो बाकी जो डाउट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये इसीलिए मैं कंबाइन बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कमेंट का रिप्लाई देखते हैं, कुछ होते हैं नहीं देखते, ठीक है। तो ऐसे क्या है, अगर आपके भी रिगार्डिंग यही सेम डाउट है ना, तो वो अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे, ये इसका पर्पज़ है, ठीक है। तो ठीक है भाई, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।